एक ऐसा किलर जिसने भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से 2 बार भागने का कारनामा कर दिखाया। उसने नेपाल की डेथ पेनल्टी से बचने के लिए भारतीय कानून का इस्तेमाल किया और भारतीय पुलिस को उसकी चालाकी की कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये वो कैदी था जिसने तिहाड़ से भागने के लिए गोलियों की नहीं बल्कि मिठाई का सहारा लिया। इस कैदी ने कई टूरिस्ट्स को लूट कर उनकी पहचान हासिल की और उनके नाम से उन्हीं के देश में क्राइम को अंजाम देता रहा। ये वो कैदी है जिसे एक क्रिमिनल से सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया, जिसे आज दुनिया द सर्पेंट, द बिकिनी किलर जैसे अनेकों नामों से जानती है। लेकिन ये है कौन? चलिए डिटेल में जानते हैं। 16 मार्च और साल था 1986, जब भारत की राजधानी दिल्ली में बनी तिहाड़ जेल से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल फरार हो गया। वो भी बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई सुरंग खोदे और बिना किसी बाहरी मदद के। उसने खामोशी से जेलरों को नशीली दवा से बेहोश किया और चालाक हीरो की तरह सीना तान कर तिहाड़ से बाहर निकल आया। और इस शातिर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का नाम था चार्ल्स शोबराज, जिसे दुनिया ने द सर्पेंट, द बिकिनी किलर जैसे अनेकों नामों से नवाजा था। चार्ल्स वो शातिर कैदी था जिसने माफियाओं, गुंडों, सबसे खूंखार कैदियों के दिमाग दुरुस्त करने वाली तिहाड़ जेल में ही सेंध लगा दी थी। बात है 16 मार्च 1986 की, जब तिहाड़ जेल की सुबह आम दिनों की तरह खामोश थी। गार्ड्स पहरे पर थे, कैदी सेल में बंद थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आज का दिन तिहाड़ जेल की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाला था, जिसकी वजह था चार्ल्स शोबराज, जिसने जेल अधिकारियों से कहा कि उसका आज बर्थडे है और वो चाहता है कि वो भी उसकी खुशी में शरीक हो। इस छोटी सी रिक्वेस्ट के पीछे कितनी बड़ी साजिश छुपी थी, अधिकारी ये समझ ही नहीं पाए। गार्ड्स, कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर चार्ल्स का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा, मिठाइयाँ बांटी, पर कुछ देर बाद ही जेल अधिकारी और गार्ड्स सब बेसुध होकर गहरी नींद में सो गए, क्योंकि चार्ल्स ने चुपके से केक और मिठाई में ट्रैंक्विलाइजर नाम की बेहोशी की दवा मिला दी थी। बस जेल प्रशासन के ढेर होते ही शोबराज ने बड़े इत्मीनान से ताला खोला और किसी वीआईपी की तरह तिहाड़ से बाहर निकल गया, मानो उसने पहले ही जेल का मेन दरवाज़ा खुलवाने की जुगाड़ कर रखी थी। भागने की वारदात जितनी खामोशी भरी थी, उसकी खबर उतनी ही हंगामे से भरपूर थी, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई कैदी इतनी खामोशी से खुलेआम जेल से भागा हो। इसलिए भारत भर में चार्ल्स का नाम गूंजने लगा और हर कोई ये जानना चाहता था कि ये शातिर कैदी है कौन। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा साल 1944 में, जब 6 अप्रैल को वियतनाम के साइगोन में चार्ल्स शोबराज का जन्म हुआ। चार्ल्स की मां ट्रान लॉन्ग फन वियतनामी मूल की थीं, जबकि पिता शोबराज हथचंद भवानी भारतीय मूल के थे, जो उस समय वियतनाम और फ्रेंच इंडो चाइना में रहते थे। इसी बीच ट्रान लॉन्ग और शोबराज की मुलाकात हुई और दोनों बिना शादी के लिव इन में रहने लगे, जिसके बाद चार्ल्स का जन्म हुआ। लेकिन पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और ट्रान लॉन्ग को चार्ल्स के साथ बीच मझधार में ही छोड़ दिया, जिससे चार्ल्स का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। और ये मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब ट्रान लॉन्ग ने एक फ्रांसीसी सेना अधिकारी से शादी कर ली, यानी अब माँ का प्यार भी बढ़ चुका था, इसलिए वो चार्ल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब क्योंकि ट्रान लॉन्ग के पति फ्रांस के थे, तो इसलिए चार्ल्स कभी फ्रांस, कभी वियतनाम, तो कभी दूसरे देशों में रहा। माँ ट्रान लॉन्ग के लिए चार्ल्स उनकी औलाद से ज़्यादा बोझ बन गया था, इसलिए उन्होंने चार्ल्स को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जिससे चार्ल्स काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा, क्योंकि ना माँ का साथ था और ना पिता का। यही खालीपन उसे अपराध की दुनिया में खींच ले गया और फ्रांस में पहली गिरफ्तारी उसकी साल 1963 में हुई। इस वक्त चार्ल्स की उम्र महज 18 से 19 साल थी और उस पर आरोप था कि उसने पेरिस में किसी घर में घुसकर चोरी की है। इसी इल्ज़ाम में उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी उसे क्राइम के और ज़्यादा करीब ले गई। दरअसल जेल में उसकी मुलाकात कई मशहूर अपराधियों से हुई, जिन्होंने उसे अपराध की दुनिया की बारीकियां समझाईं। और जेल से रिहाई मिलने के बाद चार्ल्स इन्हीं चोरों की गैंग से जुड़कर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देने लगा। चार्ल्स की पर्सनालिटी और बातें इतनी अट्रैक्टिव थीं कि कोई भी उसके झांसे में फंस जाता था। इसलिए उसने जेल में रहते हुए भी जेल अधिकारियों को ऐसी घुट्टी पिलाई थी कि उन्होंने चार्ल्स के कहने पर उसे जेल में बुक्स पढ़ने के लिए दे दी और साथ ही उसके साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव भी किया। जेल से रिहाई के बाद चार्ल्स ने चोरी चकारी का काम जारी रखा और इसी बीच उसकी मुलाकात हुई फ्रांसीसी लड़की शतल कंपेनियन से, जो चार्ल्स की पहली मोहब्बत बनी और 1970 के दशक में दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन उसने अपराध की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, बल्कि अब तो वो और ज़्यादा खतरनाक बन चुका था, जिसका असली रूप सामने आया था साल 1972 में। इस दौरान हिप्पी आंदोलन खूब तूल पकड़ रहा था। पश्चिमी देशों के हिप्पी और बैकपैकर हिप्पी ट्रेल के जरिए दुनिया घूमने निकले हुए थे और एशिया उनकी लिस्ट में शामिल था। यही बात चार्ल्स के दिमाग में खुराफाती आइडिया को जन्म दे गई।
उसने दक्षिण एशिया के हिप्पी ट्रेल पर घूमने आए टूरिस्ट्स को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। चार्ल्स हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश जैसी कई भाषाओं में फ्लुएंट था। इसी हथियार को इस्तेमाल करके उसने अपने नर्म लहजे और प्यार भरे अंदाज से हिप्पी लोगों को अपना दोस्त बनाया और फिर उन्हें खाने पीने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद चार्ल्स ने उनके पैसे, जेवर, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब चुरा लिए और कई बार तो उसने विक्टिम की ही पहचान लेकर उनके देशों में क्राइम को अंजाम दिया और अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग देशों में घूमता फिरता रहा। कभी चार्ल्स अलन गौतियर बनकर जहरी का ढोंग रचता तो कभी डैनियल नाम से लोगों से मिलता और उनसे दोस्ती कर आखिर में उन्हें लूटकर फरार हो जाता। पुलिस प्रशासन ने उसे बिकनी किलर, स्प्लिटिंग किलर, द सरपेंट जैसे नाम दिए थे। बिकनी किलर उसे इसलिए कहा गया क्योंकि कई जवान लड़कियां बीच पर बिकनी पहने डेथ पाई गई थीं और उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स ही था, जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लूटता था। और जब कोई महिला उसकी बात नहीं मानती तो वो या तो उन्हें जहर देकर मार देता या फिर गला दबाकर। इस तरह चार्ल्स ने 1970 से 1976 के बीच दक्षिण एशिया में करीब 12 से 25 लोगों को अपना शिकार बनाया था और करीब 6 से 8 लड़कियों की जान ली थी। कई डेड बॉडीज की पहचान छुपाने के लिए चार्ल्स ने उन्हें जला दिया था और कई जली हुई बॉडीज बैंकॉक के पास पटाया बीच पर भी मिली थी। चार्ल्स पर 12 कत्ल का आरोप कंफर्म हुआ था, जबकि शक के घेरे में 30 कत्ल थे, जिनके सबूत न होने पर चार्ल्स पर कोई सुनवाई नहीं हुई। द सरपेंट का टाइटल उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो बार बार कानून की पकड़ से फिसल जाता और नई कचली की तरह एक नई पहचान ओढ़कर बच निकलता था। चार्ल्स का रवैया एक गिरगिट की तरह था, जो हर देश में जाकर रंग बदल लेता था। चार्ल्स के ज़्यादातर शिकार पश्चिमी बैकपैकर थे, जो शांति की तलाश में भारत, नेपाल, थाईलैंड जैसी जगहों पर घूमने आते थे और बस चार्ल्स की दोस्ती के जाल में फंसकर या तो लुट जाते थे या अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। चार्ल्स एक ही समय पर धोखेबाज ठग, खूंखार सीरियल किलर और मास्टरमाइंड अपराधी का रोल प्ले कर रहा था। इस बीच चार्ल्स ने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था और अपनी नई कनेडियन गर्लफ्रेंड मैरी ऑन्द्रे और भारतीय साथी अजय चौधरी के साथ मिलकर इन क्राइम्स को अंजाम दे रहा था। साल 1975 में चार्ल्स भारत आया था और उससे पहले वो फ्रांस, ग्रीस, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में अपनी आपराधिक पहचान कायम कर चुका था और कई देशों की पुलिस उसे तलाश रही थी। लेकिन चार्ल्स बेफिक्र होकर लोगों को ठगने का धंधा चला रहा था और 1976 में भी उसने दिल्ली आए कुछ फ्रांसीसी स्टूडेंट्स को अपने पुराने जाल में फंसा लिया और उन्हें खाने में ड्रग्स की गोलियां दे दी। लेकिन इस बार डोज ज़्यादा हो गई, जिससे स्टूडेंट सिर्फ बेहोश होने की बजाय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, जिससे होटल स्टाफ और स्टूडेंट्स का शक चार्ल्स पर गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब चार्ल्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से चोरी के डॉक्यूमेंट्स, फेक पासपोर्ट, नशीली दवाइयाँ, कई आईडी कार्ड मिले, जिन्हें सबूत मानकर चार्ल्स पर कत्ल और लूट के कई मुकदमे दर्ज हुए और 12 साल की सज़ा सुनाई गई। इस तरह 1976 में चार्ल्स भारत की सेफेस्ट जेलों में शुमार तिहाड़ जेल में पहुंच गया। लेकिन ये कैद भी उसके शातिर दिमाग को शांत ना कर सकी, बल्कि यहीं से चार्ल्स की लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन हुआ। चार्ल्स जेल में ऐशो आराम की जिंदगी पाना चाहता था, इसलिए उसने चालाकी और पैसे का खेल शुरू किया और रिश्वत के जरिए उन सारी फैसिलिटीज़ का इंतजाम कर लिया जो एक आम कैदी को तो दूर जेलर को भी नहीं मिलती हैं। उसके सेल में रंगीन टीवी, बढ़िया खाना, बुक्स, टाइपराइटर, सब कुछ था। जेलर से लेकर गार्ड्स और कैदियों तक को वो महंगे गिफ्ट्स, विदेशी सिगरेट और भरपूर पैसों से अपना गुलाम बनाकर रखता था। उसकी हर ज़रूरत समय से पूरी हो रही थी, मानो वो जेल में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में रह रहा हो। 1971 में तिहाड़ जेल के एक सीनियर अफसर MS रित्तू ने जेल अधीक्षक को लेटर लिखकर शिकायत भी की कि स्टाफ के कुछ मेंबर्स और कैदी चार्ल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उसने जेल प्रशासन को कितनी चालाकी से शीशी में उतार लिया था। जब रित्तू की शिकायत पर जांच पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि जेलर ने अपने ऑफिस का कमरा चार्ल्स को सौंप दिया था, जहां वो अपनी पार्टनर मैरी के साथ कई घंटे गुजारता था। लेकिन जांच के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चार्ल्स ने बाद में मीडिया के सामने खुलकर कहा, भारतीय जेल सिस्टम का सबसे बड़ा कैंसर भ्रष्टाचार है। यहाँ नियम कानून दिखाने के लिए हैं, मानने के लिए नहीं। जेल में रहते हुए ही चार्ल्स ने वेस्टर्न मीडिया से मिलकर उन्हें इंटरव्यू दिए। 1977 में ऑज मैगजीन के फेमस रिपोर्टर रिचर्ड्स नेविल और 1984 में राइटर एलन डॉसन ने चार्ल्स का घंटों तक इंटरव्यू लिया, जिनमें चार्ल्स बेखौफ होकर अपनी क्राइम की कहानी सुनाता था, जिसमें शिकार को फंसाने से लेकर मारने तक की प्लानिंग का खुलासा था। लेकिन बाद में कानूनी जांच के दौरान चार्ल्स अपनी ही बातों से मुकर गया और कहा कि मैंने पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ बदले में वो सारी बातें कही थीं।
चार्ल्स जेल में रहते हुए एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो गया था, जिससे मिलने और बात करने दूर देशों से रिपोर्टर और राइटर आते थे। चार्ल्स के पास पॉपुलैरिटी थी, ऐशो आराम था, लेकिन अब भी एक कमी उसे खल रही थी, और वो थी 12 साल तक तिहाड़ में कैद रहना, जिसकी टाइमलाइन 1980 के दशक में खत्म होने वाली थी। और उसके बाद भारत सरकार उसे थाईलैंड भेजने का फैसला कर चुकी थी, जहां 1970 के दशक में वेस्टर्न टूरिस्ट को मारने का मुकदमा बीच मझधार में लटका हुआ था, जिनके लिए थाईलैंड के कानून ने डेथ पेनल्टी तय कर रखी थी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। दरअसल थाईलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे अपराधी पर 20 साल बाद अभियोग नहीं चल सकता था, यानी 1995 से 1997 तक अगर चार्ल्स थाईलैंड नहीं जाता तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। बस यही वो मौका था जो चार्ल्स को डेथ पेनल्टी से बचा सकता था। इसलिए चार्ल्स ने फैसला किया कि वो तिहाड़ में ही किसी तरह अपनी सजा बढ़वा लेगा, क्योंकि थाईलैंड में डेथ पाने से बेहतर है कि वो लंबे समय तक तिहाड़ में ही जिंदा रहकर सजा काट ले। इसी सोच के चलते चार्ल्स ने एक ऐसी साजिश रची जिसने जेल महकमे से लेकर भारत की गलियों तक में कोहराम मचा दिया। चार्ल्स ने फैसला किया कि वो तिहाड़ जेल में सजा पूरी करने के बाद थाईलैंड नहीं जाएगा, क्योंकि तिहाड़ से मिली आज़ादी उसे डेथ के करीब ले जाती। इसलिए उसने उल्टी चाल चली और भागकर फिर से खुद को जेल भिजवाने का रास्ता तय किया, ताकि उसकी सज़ा बढ़ा दी जाए। चार्ल्स का ये प्लान उसके शातिर दिमाग का छोटा सा नमूना पेश करता है। चार्ल्स अच्छे से जानता था कि अगर वो तिहाड़ से फरार हो जाता है तो भारत में ही उस पर नए सिरे से मुकदमा चलेगा और उसकी सज़ा रीसेट हो जाएगी, यानी फिर से सालों के लिए उसे भारतीय जेल में ही रहना होगा और सज़ा पूरी होने तक थाईलैंड को इंतज़ार करना होगा, और 20 साल बाद उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। इसी प्लानिंग पर चार्ल्स ने महीनों तक काम किया और शांत बर्ताव से कैदियों से लेकर अधिकारियों तक का यकीन जीत लिया। और फिर आई 16 मार्च 1986 की तारीख। संडे के दिन जेल में अक्सर स्टाफ कम रहता है और सिक्योरिटी भी थोड़ी ढीली होती है, इसलिए चार्ल्स ने इस दिन को चुना और ऐलान किया कि वो जेल में अपना बर्थडे मनाना चाहता है और सबको मिठाई बांटकर उनके साथ खुशियां मनाना चाहता है। जबकि उसका जन्मदिन 16 मार्च को नहीं बल्कि 6 अप्रैल को था। चार्ल्स की बात सुन अधिकारियों को भी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो सालों से जेल में कैद था। कैदियों से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए बर्थडे मनाना नॉर्मल था। इजाज़त मिलते ही चार्ल्स ने जेल से बाहर अपने जान पहचान वालों से मिठाइयाँ, केक और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। ये देख सबको लगने लगा कि चार्ल्स एक दिलदार इंसान है जो जमकर पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और केक में हाई क्वांटिटी में बेहोशी की दवा मिली है। इस बात से अनजान दोपहर को सबने खुशी खुशी चार्ल्स का जन्मदिन मनाया, और चार्ल्स ने भी अपने हाथों से अधिकारियों, गार्ड्स, कर्मचारियों और कुछ कैदियों को केक खिलाया। साथ ही कोल्ड ड्रिंक, केक और मिठाई के साथ तोहफे के रूप में हर एक को 50 रुपए का नोट भी दिया गया, जिसकी कीमत उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी। जबकि कैश रखना जेल में गैर कानूनी था, पर चार्ल्स के लिए ना कोई नियम था और ना कोई पहरा। सबने खुशी में केक खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ ही मिनट बाद कैदियों से लेकर गार्ड्स, यहाँ तक कि जेलर साहब भी कुर्सी पर गहरी नींद में सो गए। ये देख चार्ल्स के चेहरे पर एक कपी सी मुस्कान आई और उसने जल्दी जल्दी 7 अधिकारियों के हाथ पैर कपड़े से बांधे, ताकि अगर वो होश में आ भी जाएं तो उसे पकड़ ना सकें। इसके बाद वो तहखाने नुमा गलियारों को पार कर मेन गेट तक पहुंचा, और हैरानी की बात ये रही कि गार्ड्स ने भी उसे रोकने टोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर नशे में बेसुध थे, जबकि बाकी चार्ल्स को अच्छे से जानते थे कि वो अक्सर मेन गेट के पास आता जाता रहता है। लेकिन इस बार वो भागने वाला है ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। शक करने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि अब तक जेल का माहौल एकदम शांत था, ना कोई भगदड़ थी और ना चार्ल्स के भागने पर कोई शोर शराबा। इसलिए गार्ड्स को भी चार्ल्स पर रत्ती बराबर शक नहीं हुआ, और यही इस एस्केप मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि चार्ल्स ना तो बाकी कैदियों की तरह छुपकर भागा और ना ही उसके सेल से निकलने पर कोई हंगामा हुआ, बल्कि वो तो किसी वीआईपी अधिकारी की तरह जेल से आज़ाद हो गया था और अपने 3-4 भरोसेमंद साथियों को भी जेल की 4 दीवारी से आज़ाद करके ले गया था, वो भी जेल के मेन गेट से। बीबीसी के अकॉर्डिंग उनकी संख्या करीब 12 बताई जाती है। ना कोई वार्निंग, ना कोई सायरन और ना कोई गोली, बस एक कपी सी मुस्कान से खिलता चेहरा और शातिर दिमाग तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था पर बदनामी का धब्बा लगा गया। चार्ल्स जब जेल से बाहर निकला तो उसे रिसीव करने के लिए एक कार पहले से खड़ी हुई थी, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स ने रिश्वत देकर गाड़ी का पहले से ही इंतजाम कर रखा था, और ये रिश्वत का खेल जेल की 4 दीवारी में खूब धड़ल्ले से चल रहा था, जिसके दम पर चार्ल्स 10-12 फीट के सेल में अकेला रहा करता था। उसको जेल में सी क्लास के कैदी नौकर के तौर पर मिले हुए थे, जो उसकी मालिश करते, उसके कपड़े धोते, यहाँ तक कि उसका अलग खाना भी बनाते थे।
चार्ल्स के सेल में किताबों से भरी एक शेल्फ मौजूद थी। साथ ही एक पलंग, मेज और बैठने के लिए कुर्सी भी दी गई थी। ऐसी अनेकों सुविधाओं के चलते उसका सेल एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह लगता था। जब भी किसी कैदी को किसी चीज़ या पैसों की ज़रूरत होती तो चार्ल्स उनकी हर तरीके से मदद करता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बदले जेल प्रशासन को भी घूस खिलाता था। यही वजह थी कि वो अपने आप को कैदियों और जेल स्टाफ दोनों का ही नेता समझता था। तिहाड़ जेल में चार्ल्स का रौब इतना ज़्यादा था कि कैदी उसे चार्ल्स साहब कहकर पुकारते थे। इसी अंदाज, रुतबे और दादागिरी को देखते हुए सितंबर 1981 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी जिसमें लिखा था, तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज का सिक्का चलता है। जबकि उसी साल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की रिपोर्ट में कहा गया कि जेल के अंदर शोभराज और उसके दोस्तों ने अपने अड्डे बना रखे हैं जहां से वो अपना कामकाज चलाते हैं। अगर कोई उनका विरोध करता तो चार्ल्स और उसके दोस्त मारपीट पर उतर आते थे। चार्ल्स के दोस्तों में बैंक डकैती करने वाले सुनील बत्रा, विपिन जग्गी और रवि कपूर जैसे नाम शामिल थे, जो सभी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। हद तो तब हो गई जब चार्ल्स ने जेल को ही अपनी प्यार मोहब्बत का ठिकाना बना दिया और अपनी गर्लफ्रेंड शरीन वॉकर से पुलिस अधीक्षक के कमरे में मिलने जुलने लगा। शरीन एक फॉरेनर थी जिसे चार्ल्स ने मिलने के लिए बुलाया था। शरीन भी उसकी मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार हुई कि विदेश से दिल्ली चली आई और यहाँ 5 स्टार होटल में रहने लगी। PUCL रिपोर्ट में कहा गया था कि शरीन वॉकर ने लगातार 6 दिनों तक पुलिस अधीक्षक के कमरे में चार्ल्स शोभराज से घंटों मुलाकात की थी। इसी दबदबे को देखकर कई लोगों ने तिहाड़ प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए थे और जब चार्ल्स के भागने की खबर सामने आई तो कुछ लोगों का कहना था कि नशीली दवा तो सिर्फ बहाना है। असल में चार्ल्स को जेल प्रशासन से ही मदद दी गई थी। इसलिए चार्ल्स ने भागने से लेकर गाड़ी तक का पूरा इंतजाम सटीकता से किया और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से 9-11 हो गया। लेकिन वो कहाँ गया, कहाँ छुपा, ये किसी को पता नहीं चला। मानो दिल्ली की हलचल भरी गलियों में वो ओझल हो गया था। इधर लगभग पौन घंटे बाद जब कुछ गार्ड्स और अधिकारियों को होश आया तो चारों तरफ माहौल शांत और खौफदा था। कैदी, कुछ गार्ड्स अब भी बेसुध हालत में पड़े थे, जबकि कुछ सेल खाली थे। ये देख तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाया गया, लेकिन तब तक चार्ल्स जेल प्रशासन की कैद से फरार हो चुका था और ये एस्केपिंग किसी थ्रिलर सस्पेंसफुल फिल्म की तरह थी, जिसमें ना कोई सुरंग खोदी गई, ना कोई गार्ड होस्टेज बना और ना ही वर्दी बदलकर नए भेष में चार्ल्स चोरी छुपे बाहर निकला। सिर्फ मीठी जहर भरी गोलियां और मीठी बातों ने जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक दी थी। धीरे धीरे फरारी की ये खबर जंगल की आग की तरह भारत भर में फैल गई, क्योंकि मामला राजधानी दिल्ली में बनी तिहाड़ जेल से जुड़ा था। इसलिए भारतीय पुलिस ने तुरंत पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया। इंटरपोल को खबर भेजी गई और संसद तक में ये मामला तूल पकड़ने लगा, क्योंकि विपक्षी नेता दिल्ली सरकार पर नाकामी का ठप्पा लगा रहे थे। इतनी बड़ी फरारी को देखते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए तिहाड़ जेल के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फर्जी बर्थडे पार्टी की भी जांच पड़ताल करने को कहा गया। इस घटना ने केंद्र सरकार की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। तिहाड़ प्रशासन भ्रष्टाचार और नाकामी का चेहरा बन चुका था। जो जेल बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छुड़ाने के लिए बनाई गई थी, अब वो एक मजाक बनकर रह गई थी। मीडिया में भी ये मामला गर्मा गया था। बेहद सरल तरीके से जेल ब्रेक, ना हथियार ना हिंसा, तिहाड़ से मेहमान की तरह निकल गया हत्यारा। इन टैगलाइंस ने चार्ल्स को भगौड़े से ज्यादा सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट दिया था और लोगों ने उसे सुपर कॉन मैन, दुनिया का सबसे चालाक कैदी जैसे खिताब दिए। देश भर की पुलिस अब चार्ल्स को पकड़ने में लगी हुई थी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लेकर भारत नेपाल बॉर्डर तक उसे तलाशा जा रहा था, जैसा कि चार्ल्स चाहता था। चार्ल्स का मकसद भागना नहीं बल्कि गिरफ्तार होकर अगली सजा पाना था, लेकिन उससे पहले उसे कुछ दिन आज़ादी की सांस लेनी थी। इसलिए चार्ल्स फरारी के बाद सीधा गोवा पहुंचा, जहां हिप्पी और वेस्टर्न टूरिस्ट्स का मेला लगा रहता था। लेकिन इस बार चार्ल्स ने किसी को अपना निशाना नहीं बनाया और खामोशी से रहता रहा। गोवा में कुछ हफ्तों तक चार्ल्स ने आज़ादी से बीच पर जिंदगी गुजारी। टाइम पास के लिए कैसीनो गया और पेट भरने के लिए रेस्टोरेंट्स। उसने छुपने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि चार्ल्स ने तो कई टूरिस्ट्स को अपने आपराधिक किस्से बड़े गर्व से सुनाए थे। गोवा के फेमस रेस्टोरेंट ओको कैरो में वो बार बार देखा जाता था और अपनी खबरें अखबार में पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता था। इसी रेस्टोरेंट से मुंबई पुलिस के काबिल इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे को चार्ल्स की मौजूदगी की खबर मिली थी। बता दें, मधुकर ने 1970 के दशक में भी पुणे में चार्ल्स को पकड़ने की कोशिश की थी, पर अफसोस कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे।
इसलिए फरारी के 3 हफ्ते बाद अप्रैल 1986 को मधुकर अपनी टीम के साथ शाम के वक्त रेस्टोरेंट पर घात लगाए बैठे थे और यहीं पर चार्ल्स अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बस फिर क्या था, मधुकर ने उसे घेर लिया और चार्ल्स ने कोई विरोध ना करते हुए खुद को सरेंडर कर दिया, जो कि उसका प्लान था। इसके बाद चार्ल्स को मुंबई लाया गया। ये गिरफ्तारी काफ़ी अहम थी, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक के लिए भी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर हो गया था। इसलिए ओनर ने चार्ल्स का एक स्टैचू बनवाकर रेस्टोरेंट में लगवाया, जिसके साथ आज भी टूरिस्ट फोटो खींचते हैं, मानो किसी सम्मानित व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हों। हालांकि अब यहाँ मधुकर की भी प्रतिमा लगाने पर सोच विचार किया जा रहा है। खैर, गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स फिर से तिहाड़ जेल में आ गया और अब उसकी सजा बढ़ गई थी, जिससे उसका थाईलैंड प्रत्यार्पण एक्सट्रेडिशन रुक गया, जहां यकीनन उसे डेथ पेनाल्टी मिलने वाली थी। अपने प्लान को सक्सेस होता देख चार्ल्स भी काफी खुश था। इस बार जब चार्ल्स को तिहाड़ में लाया गया तो कैदियों के बीच उसका दबदबा और बढ़ गया था। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक उसे कवर कर रही थी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चार्ल्स ने इंटरव्यू में मुस्कान के साथ कहा, यह असल में जेल ब्रेक था ही नहीं, बस समय निकालने की एक तरकीब थी। यानी वो खुलेआम कबूल कर रहा था कि उसने ये तरकीब इसलिए बनाई थी ताकि वो थाईलैंड की सजा से बच सके। ये सुन पुलिस से लेकर जनता तक उसके शातिर दिमाग की मुरीद बन चुकी थी। पुलिस ने कभी नहीं सोचा था कि डेथ से बचने के लिए चार्ल्स इतना बड़ा दाव चलेगा। दिल्ली की अदालत में चार्ल्स पर 1986 की फरारी का मुकदमा चला और सबूत के तौर पर नशीली मिठाइयों के अवशेष, गार्ड्स और अधिकारियों की बेहोशी पेश की गई और हर किसी की नज़र इस केस पर टिकी हुई थी, जिसमें अंतिम फैसला आया 1987 में, जब चार्ल्स को भगौड़ा करार देकर सज़ा में 10 साल और बढ़ा दिए गए। यानी उसे तिहाड़ से 1997 तक रिहाई नहीं मिलने वाली थी। इस सज़ा की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि थाईलैंड में जो कत्ल के मामले उस पर चल रहे थे वो समय सीमा से पार होने के चलते ख़त्म हो गए और इससे ना सिर्फ चार्ल्स को राहत मिली बल्कि थाईलैंड ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि सालों पुराने केस अगर फिर से उखड़ते तो मुकदमे में काफ़ी समय बर्बाद होता। चार्ल्स ने कानून की भाषा में ही कानून को मात दे दी थी। 1980 के दशक के आखिर में चार्ल्स ने फिर से तिहाड़ में अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। वो कैदियों को अंग्रेजी उपन्यास पढ़कर सुनाता, अपने किस्से शेयर करता। साथ ही चार्ल्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखनी शुरू कर दी, जिसके कुछ अंश इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका में भी छपे थे। हालांकि ये किताब पूरी कभी पब्लिश नहीं हुई, पर किताबों में डूबे रहने के कारण चार्ल्स की इमेज एक पढ़ाकू कैदी की बन चुकी थी। सालों की सज़ा पूरी करने के बाद फाइनली 17 फरवरी 1997 को 53 साल की उम्र में चार्ल्स को तिहाड़ जेल से आज़ादी मिल गई और उसने खुली हवा में सांस ली। लेकिन भारत सरकार उसकी चालाकी, शातिर अंदाज और हेर फेर को अच्छी तरह भांप चुकी थी, इसलिए चार्ल्स को तुरंत उसके मूल देश फ्रांस में डिपोर्ट करने का फैसला किया गया और रिहाई की शाम ही उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए रवाना कर दिया गया। एयरपोर्ट पर जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है, तो चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे खिलाफ सब केस खत्म हो चुके हैं। ये कहकर चार्ल्स फ्लाइट में बैठ गया। भले ही भारत के न्याय कानून से चार्ल्स का नाता खत्म हो गया हो, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। वो अब इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक दिलचस्प चेहरा बन चुका था, जिसके लिए इंटरेस्टिंग टैगलाइंस लिखी जा रही थीं, जैसे बिकिनी किलर फूल्स इंडिया टफेस्ट जेल, सीरियल किलर स्वीट एस्केप। फ्रांस, भारत और तमाम देशों में चार्ल्स की चर्चा होने लगी। जब उसे फ्रांस में डिपोर्ट किया गया तो मीडिया ने उसका वेलकम इस तरह किया मानो वो कोई सेलिब्रिटी हो। चार्ल्स के घर के बाहर रिपोर्टर्स की कतार लगने लगी, कैमरों ने उसे घेर कर रखा। सालों की सज़ा भुगतने के बाद चार्ल्स ने भी फ्रांस में ऐसे ज़िंदगी गुजारी जैसे वो एक इज्जतदार व्यक्ति हो, जिसका बैकग्राउंड एकदम साफ हो। अब क्योंकि फ्रांस की नागरिकता उसके पास थी, इसीलिए फ्रेंच सरकार ने भी उसे देश में पनाह दी और बस चार्ल्स एक अमीरी की ज़िंदगी जीने लगा। उसने पेरिस के ही एक सबर्बिया में शानदार अपार्टमेंट लिया, महंगी गाड़ी खरीदी और खर्च पाने के लिए इंटरव्यू के बदले मोटी रकम वसूलने लगा। साथ ही अगर कोई उसकी फ़ोटो भी लेता तो चार्ल्स उसके बदले भी पैसे ले लेता था। चार्ल्स हर जगह ऐलान करता फिरता था कि जल्द ही उसकी कहानी पर फिल्म बनेगी और फिर दुनिया उसे जानेगी। लेकिन वक्त के साथ उसकी चर्चा और उसका नाम धुंधला होता गया, जो चार्ल्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने खुद को फिर से खबरों में लाने का फैसला किया और 2003 में अचानक खबर आई कि चार्ल्स शोभराज नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखा गया है। नेपाल का नाम सुनकर सब लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस देश में साल 1975 में चार्ल्स पर एक अमेरिकन महिला और उसके कनेडियन दोस्त को मारने का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी सज़ा सिर्फ डेथ पेनल्टी थी और नेपाल में तो सज़ा या मुकदमे की कोई समय सीमा भी नहीं थी। ये जानने के बाद भी चार्ल्स नेपाल गया ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और वो नेपाल की पुलिस को चकमा देकर लाइमलाइट बटोर कर वापस फ्रांस आ जाएगा।
इसी सोच के साथ वो काठमांडू में रहा, जमकर कैसीनो में जुआ खेला और खुलेआम घूमने की वजह से एक दिन नेपाल के एक रिपोर्टर ने उसे पहचान लिया और 2 हफ्तों तक उसका पीछा किया। साथ ही मौका मिलते ही उसकी तस्वीर खींचकर अखबार में भी छाप दी और टाइटल में लिखा गया, बिकिनी किलर काठमांडू में घूम रहा है। ये खबर पढ़ते ही नेपाल पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और सितंबर 2003 में कैसीनो से ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस को देखने के बाद भी चार्ल्स बड़े आराम से रमी खेलता रहा और पुलिस को देखकर बोला, ओहो आप लोग आ गए। मानो उसे पहले से पता था कि पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स के कर्मों का वही खाता फिर से खुला और 1975 के दोहरे कत्ल का मुकदमा रीओपन हो गया और इस बार चार्ल्स की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। ना सिर्फ उस पर मुकदमा शुरू हुआ बल्कि 2004 में काठमांडू की कोर्ट ने उसे अमेरिकी महिला के कत्ल के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी। नेपाल के कानून में उम्र कैद के बदले 20 साल की सजा मिलती है, जो चार्ल्स के लिए काफी ज्यादा थी। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की अपील की, पर 2010 में एससी ने उसकी सजा बरकरार रखी और 2014 में चार्ल्स पर उसी मामले से जुड़े अमेरिकी महिला के कनेडियन साथी का कातिल भी करार दिया गया और 20 साल की सजा और बढ़ा दी गई। यानी अब उसे 2 उम्र कैद की सजा और 40 साल की कैद मिली थी। और 2010 तक आते आते चार्ल्स की बुढ़ापे की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। उसे दिल से जुड़ी कई बीमारियों ने घेर लिया और कुछ ओपन हार्ट सर्जरी भी करवानी पड़ी। दिन ब दिन उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर कमजोर हो रहा था। अलग अलग बीमारियां उसके शरीर को जकड़ रही थीं, जिससे चार्ल्स की हालत नासाज होती जा रही थी। इसी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए 21 दिसंबर 2022 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि 19 साल की सजा भुगतने के बाद अब कोर्ट 78 साल के चार्ल्स को जेल की कैद से रिहा करता है। यानी जो बाकी सजा थी वो चार्ल्स की बिगड़ती हालत को देखते हुए माफ कर दी गई थी। एससी का आदेश मिलते ही 23 दिसंबर 2022 को चार्ल्स को काठमांडू की जेल से रिहा कर सीधा काठमांडू एयरपोर्ट ले जाया गया और फिर प्लेन में बैठाकर फ्रांस के लिए रवाना कर दिया गया। भले ही चार्ल्स की सजा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो नेपाल के कानून से आज़ाद हो गया था, जो 2023 में 79 साल की उम्र में आज़ाद होकर फ्रांस की गलियों में घूमता हुआ देखा गया। रिहाई के बाद भी चार्ल्स के कई इंटरव्यू लिए गए, जिनमें से एक इंटरव्यू में चार्ल्स ने कहा कि वो बेगुनाह है और नेपाल सरकार के खिलाफ मुकदमा भी करेगा, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स को बिना खता के जेल में 19 साल तक कैद करके रखा। भले ही चार्ल्स अपना गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुनिया अच्छे से जान चुकी थी कि उसकी बातों में सच कम और झूठ की मिलावट ज़्यादा होती है। इसलिए किसी ने भी उसकी फरेबी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन नेपाल सरकार पर दिए गए बयान की वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में बना रहा और फिर से चार्ल्स किताब लिखने और वेब सीरीज़ फिल्मों के सौदे की बात करते हुए देखा गया। यानी उम्र के इस पड़ाव में भी वो पब्लिसिटी पाने का हर दांव फेंक रहा था, क्योंकि अब ये आदत उसकी रगों में बस चुकी थी, जो उसके साथ ही दफन हो सकती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।